बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से पिछले कई माह से सैकड़ों मुजरिम जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके। ये मरियम नवाज का विजन था जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया। जिस विजन के तहत बनाया गया वो ये था कि पंजाब को फ्री क्राइम स्टेट जो है वो बनाया जाए। वक्ती तौर पर तो क्राइम में कुछ कमी नज़र आती है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कुछ दिन गुजर जाने के बावजूद क्राइम की रेशो जो है, जुराइम उसी तरह से सूबे में दिखाई देते हैं और जुराइम पेशा लोग वैसे ही एक्टिव होते हैं। एक इसकी छोटी सी मिसाल दूं आपको कि पिछले कई माह से जो है वो गैंग रेप के जो मुजरिम है, जो ख़वातीन से ज़्यादती के मुजरिम हैं, जो बच्चियों के साथ ज़्यादती के मुजरिम हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन होता क्या है कि हर 5-7 दिन 10 दिन बाद फिर वैसा ही एक खौफनाक वाक़या जो है वो सामने आता है और उस वाक़े के मुतल्लिक़ जब पता लगता है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो रूह कांप उठती है। तो ये कोई मुस्तकिल हल जो है इसका नज़र नहीं आ रहा, जो क्राइटेरिया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि सीसीडी ने जो अपनाया हुआ है। इसके देखें ना, जिन मुकदमात में या जिन जुराइम में लोग मुलव्वस होते हैं और वो मारे जा रहे हैं और कुछ दिन गुजरते हैं, फिर वही उसी किस्म के जुराइम जो है मज़ीद खौफनाक तरीके से जो है वो सामने आते हैं और कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता हुआ नज़र आता है। कोई ना कोई खातून जो है वो अपने खामन के सामने, अपने घर वालों के सामने ज़्यादती का निशाना बनती है, गैंग रेप का निशाना बनती है और मुल्ज़मान जो हैं वो इस घिनौने काम को बड़ी आसानी से सरअंजाम देकर फ़रार हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या चंद रोज़ कबल कसूर में पेश आया। कसूर में कोट राधा किशन का इलाका है, वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है और ये देखें कि इस वाक़े के पीछे जो मुहर्रकात हैं, को वजह क्या बनी इस वाक़े की। एक झूठ, एक शेखी कह लें, शोखी कह लें उस चीज़ को, कि एक शख्स कोट राधा किशन का रिहायशी है, वो अपने मोहल्ले में बैठकर जो है एक दोस्त के साथ गपशप लगाता है और गुफ्तगू जारी रखता है। रूटीन की गुफ्तगू होती है। उस रूटीन की गुफ्तगू में वो अपने एक दोस्त के साथ झूठ बोलता है। कुछ कारोबारी बातें हो रही होती हैं, काम के हवाले से हो रही होती हैं, तो वो शख्स जो है अपने दोस्त से एक झूठ बोलता है कि मेरे पास घर में 5 किलो सोना मौजूद है और वो सोना मेरे पास रखा हुआ है, उसके बेच के उसको या जो भी कुछ करके वो काम भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। इस किस्म की जो गुफ्तगू थी ना, वो अपने मोहल्ले में एक दोस्त से करता है। बात आई गई होती है, कुछ दिन गुजरते हैं तो ये शख्स जिसने कहा था, जिसने ये झूठ बोला था कि मेरे पास घर में 5 किलो सोना मौजूद है, वो अपने घर में रात को बीवी के साथ मौजूद होता है। रात के तीसरे पहर जो अपना मियाँ बीवी आपस में कमरे में घर में मौजूद होते हैं और जो एक जायज़ काम जो होता है वो कह लें कि वो कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान जो है उनके घर में 2 डाकू जो हैं वो दीवारें फलांग कर दाखिल हो जाते हैं। वो दीवारें फलांग के जब दाखिल होते हैं और कमरे का जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होता, कुंडी नहीं लगी होती, तो वो कमरे के अंदर चले जाते हैं और जब कमरे के अंदर जाते हैं तो मियाँ बीवी को उस हालत में देखते हैं तो उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। पहले तो वो गन पॉइंट पर उनको लेते हैं, गन पॉइंट पर लेकर उनको एक कॉर्नर में जो है वो बिठा देते हैं और कमरे की तलाशी लेते हैं, अलमारियाँ देखते हैं। वो उनसल में ढूंढ रहे होते हैं वो 5 किलो सोना। उनको वहाँ से सोना तो नहीं मिलता, कोई 15-20 हज़ार रुपया कैश मिलता है, कुछ चांदी के जेवरात मिलते हैं, कुछ एक आधा कोई तलाई जेवरात जो है, अंगूठी या चैन वैन कुछ, वो भी उनके हाथ लग जाती है। अब जब वो उनको सोना तो मिलता नहीं, जो कुछ लूटमार के दौरान मिलता है वो समेटने के बाद तो ये दोनों डाकू जो हैं जब उनको हालते गैर में देखते हैं मियाँ बीवी को, तो इनकी नीयत ख़राब हो जाती है। उसके जो बीवी होती है उसको बेड पे लिटा देते हैं, खावंद को हाथ पांव बांध कर एक कमरे में बिठा देते हैं और बहुत मिन्नतें तरले ये जोड़ा करता है उन डाकुओं की कि तुमने लूट मार कर ली, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती ना करो। लेकिन उनके सिर पर शैतान सवार होता है।
वो किसी की एक नहीं सुनते और दोनों बारी बारी उस खातून को खावंद के सामने गैंग रेप का निशाना बनाते हैं। गैंग रेप का निशाना बनाया, उनको धमकाया, तशद्दुद का निशाना बनाया और जाते हुए बहुत ही खौफनाक तरीके से उनको जो है डराया धमकाया गया कि अगर इस वाक़े की एफआईआर दर्ज करवाई या पुलिस के पास गए या किसी को बताया तो तुम दोनों को जान से मार दिया जाएगा। ये वारदात सर अंजाम देकर जो है वो शैतान नुमा डाकू जो है वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों मियाँ बीवी जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ गले लग के रोते हैं। बहुत ही उनका बुरा हाल होता है। क्या मैं उनकी कैफियत बयान करूं आपके साथ कि उनकी क्या कैफियत थी। उसकी जो बीवी होती है वो बज़िद होती है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बताना चाहिए। लेकिन उस खातून का जो खावंद है वो इस चीज़ पर राज़ी ना हुआ और उसने अपनी बीवी को समझाया, बल्कि उनका झगड़ा भी हुआ इस बात पर कि हमने किसी को इस बारे में नहीं बताना, हमारी इज्जत ख़राब होगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे दरमियान है तो हमारे दरमियान ही रहने दिया जाए। ये एक वाक़या पेश आ जाता है। अच्छा, इस वाक़े के बाद एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो खातून होती है वो बज़िद होती है कि नहीं, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है, मैं पुलिस को इत्तला करूंगी। इस बात पर उनका झगड़ा भी हो जाता है और खातून नाराज होकर अपने मैके चली जाती है। बहरहाल कुछ दिन गुजर गए और इस वारदात की ना कोई एफआईआर थी, ना किसी से कोई तस्करा था, ना किसी को कुछ इल्म था। तो बात जो है वो फिलहाल दबी हुई थी, मंजर आम पर नहीं आई थी। अब होता यह है कि कसूर पुलिस जो है उन्होंने क्या किया कि जो चोर डकैत इश्तिहारी और जुराइम पेशा लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने एक क्रैकडाउन शुरू कर रखा था। अब उस क्रैकडाउन के दौरान जो है वो जो लोग मुलजम पकड़े जाते हैं उनमें एक डाकू जो था रिकॉर्ड याफ्ता भी था, वो उसका नाम नईम बताया गया है और दूसरे का नाम जो है वो सैफ बताया गया है। ये दो अफराद भी उस क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार होते हैं और जब गिरफ्तार होते हैं उनसे तफ्तीश की जाती है तो तफ्तीश के दौरान वो इंकशाफ करते हैं कि हमने कोट राधा किशन के फला घर में फला शख्स के घर में एक वारदात की थी, वहाँ से हमने ये कुछ लूटा था। वो उस गैंग रेप का भी जिक्र नहीं करते, लेकिन वहाँ से जो लूटमार कैश सोना और चांदी के जेवरात जो लूटते हैं उसके मुतल्लिक वो बताते हैं पुलिस को। अच्छा, जो टीम उनसे तफ्तीश कर रही होती है उसने उनके इंकशाफात पर मज़कूरा जो थाना था वहाँ राब्ता किया और राब्ता करके उनसे कहा कि ये एक वाक़या हुआ है, इसकी एफआईआर जो है वो हमें बता दें, क्या नंबर है, एफआईआर की कॉपी दे दें। तो पुलिस अपने रिकॉर्ड में बड़ी छानबीन करती है, देखती है तमाम तर चीज़ें, लेकिन इस वाक़े की कोई एफआईआर उनके पास दर्ज नहीं होती। जिस वजह मुतलका पुलिस जो है उस तफ्तीशी टीम को कहती है कि हमारे पास इस वाक़े की एफआईआर दर्ज नहीं है। तो वो पुलिस परेशान होती है कि भाई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई गई जब एक वाक़या हुआ है, घर के अंदर वारदात हुई है, ये घर के अंदर गए हैं, वहाँ लूटमार की है इन्होंने, तो उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। ये जो तफ्तीशी अफसरान थे वो इस बारे में परेशान थे। चुनाचा होता यह है कि वो उन दोनों डाकुओं को निशानदेही के लिए उस घर में लेके जाते हैं जहां पर वारदात की जाती है। उनको जब वहां पर लेके जाते हैं वो घर की निशानदेही करते हैं। पुलिस वाले जो हैं वो उस घर के जो सरबरा जो उस खातून का शोहर था जिसके सामने गैंग रेप किया गया था उससे पूछ-गुछ करते हैं, डिटेल्स मांगते हैं, तो वो तस्दीक करता है कि जी ये लोग आए थे, इन्होंने हमारे घर वारदात की थी। और फिर जब मजीद बातचीत चलती है, पुलिस सवालात करती है कि तुमने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया, क्या हुआ था, किस तरह से वारदात हुई थी, तो फिर वो उस शख्स के सब्र का दामन जो है वो भी छूट जाता है और वो पुलिस के सामने बिलबिला कर रोना शुरू कर देता है। और फिर सारी दास्तान जो उस रात होती है वो पुलिस अफसरान के आगे बयान करता है। अब वो बताता है कि किस तरह से इन्होंने हमारे घर वारदात की और हम उस वक्त किस हालत में थे मियाँ बीवी, और इन दोनों ने फिर मेरी बीवी के साथ बारी बारी गैंग रेप किया और ज़बरदस्ती की, गन पॉइंट पर हमें धमकाया, डराया, तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से लूटमार करने के बाद हमें रुस्वा करने के बाद ये लोग फरार हो गए थे। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि मैंने बदनामी और डर के खौफ से जो है एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। तो इसके बाद
पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हारी बीवी से मिलना चाहते हैं। फिर उसने बताया कि मेरी बीवी तो इसी बात पर मुझसे नाराज़ होकर अपने मैके जा चुकी है और उसने वो बज़िद थी कि मैं एफआईआर दर्ज करवाऊं, लेकिन मैंने ही उसको समझाया, जिस पर हमारा झगड़ा भी हुआ और वो नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। बहरहाल उसकी बीवी से भी पुलिस अफसरान की मुलाकात करवाई जाती है। उसकी बीवी जो है अपने साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती के बारे में तमाम हालात जो है वह पुलिस को बयान करती है, जिसके बाद इस वाक़े की एफआईआर, डकैती और गैंगरेप की एफआईआर फिर उस थाने में दर्ज की जाती है। और फिर इन जो डाकू हैं ये, इनसे जो है वो तफ्तीश मजीद की जाती है। इन्होंने और जो वारदातें की होती हैं वो सारी वारदातें सामने आती हैं, उनके इंकशाफात होते हैं। ये रिकॉर्ड याफ्ता भी थे, दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। लोगों को डकैती के दौरान जख्मी कर देना, घरों में वारदातें करना, रात के अंधेरे में शाहराहों पर लूट मार करना, ये इनका मामूल था। अब पुलिस ने जब इस वारदात के हवाले से तफ्तीश की, जो गैंग रेप की वारदात थी, तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि फिर वो ये बात सारी खुलती है कि ये इन्होंने उस घर को टारगेट क्यों किया, उस घर पे क्यों ये वारदात के लिए गए थे। तो उन्होंने ये बताया कि इसका एक महल्लेदार शख्स है, इसने उससे बातों बातों में गुफ्तगू की थी, कोई कारोबारी गुफ्तगू हो रही थी काम के हवाले से। इसने उस शख्स को एक झूठ बोला कि मेरे पास घर में 5 किलो सोना रखा हुआ है। उस शख्स ने हमें मुखबरी की, हमने फिर इस घर को टारगेट किया। हम उस घर में डकैती करने गए थे उस 5 किलो सोने के लिए। हमने बड़ी तलाशी ली, छानबीन की पूरे घर की, हमें 5 किलो सोना तो नहीं मिला। थोड़े से पैसे मिले थे, कुछ चांदी के जेवरात थे और कुछ दूसरे गोल्ड था थोड़ा बहुत, वो हमें वहाँ से मिला था। तो उस रात जब हमने वहाँ पर डकैती की, हम वहाँ पर गए तो ये दोनों मियाँ बीवी जो थे वो हालते गैर में थे। हमने उनको देखा, हमारी नीयत ख़राब हुई और हमने उसको खातून को ज़्यादती का निशाना बना डाला। तो ये वाक़या जो है इस तरह से पेश आया। पुलिस फिर उस शख्स को गिरफ्तार करती है जिसने उनको मुखबरी की थी, जिसने इनको इत्तला की थी, उससे भी तफ्तीश करती है और उनके बयानात जो हैं वो आपस में मिलते हैं। फिर उसके बाद पुलिस जो है कुछ बरामदगी के लिए जो कोशिश करती है इस मामले में। कुछ इस वारदात में लूटा गया माल भी बरामद हो जाता है। नईम और सैफ जो हैं इनको लेकर जाती है निशानदेही के लिए। वहाँ पर जब जाती है निशानदेही के लिए तो रास्ते में जो है वो इनके कुछ साथी जो हैं वो हमला आवर होते हैं और उस हमले आवर के लिए पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर देते हैं। पुलिस अपनी जान बचाती है। एक बल्कि खालिद नामी एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी भी होते हैं। तो पुलिस जवाबी फायरिंग भी करती है उन पर और जवाबी फायरिंग के नतीजे में कुछ देर फायरिंग का सिलसिला इनके दरमियान जारी रहता है और उसके बाद जब देखते हैं तो फायरिंग का सिलसिला बंद होता है। तो पुलिस हिरासत में जो ये सैफ और नईम थे ये अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जा चुके होते हैं, जबकि हमलावर जो इनके साथी थे वो फरार हो जाते हैं। तो ये वाक़या एक बड़ा ही खौफनाक था जो कसूर में पेश आया कि देखें, एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी शेखी, या पता नहीं उसके खामद ने क्या ज़हन में था, उसने अपने मोहल्लेदार के साथ एक चीज़ शेयर की और वो किस खौफनाक हद तक जो है उसको उस झूठ का जवाब मिला कि उसके घर में एक वारदात हुई और उस वारदात में उसे अपनी बीवी की इज्जत से हाथ धोने पड़े। तो हमारे मुआशरे में जो है ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत ही हमारा एक मुआशरे में कह लें कि गला सड़ा फरसूदा सा एक निज़ाम चल रहा है। लोगों की सोच जो है वो इंतहाई घटिया हो चुकी हुई है और हालात कुछ मुल्की ऐसे हैं कि लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हर कोई जो है वो एक दूसरे की जेब की तरफ नज़र रखे हुआ है कि मैंने फ़लाँ शख्स की जेब से पैसे किस तरह निकलवाने हैं, किसी से मैंने अपना मकसद कैसे पूरा करना है, किसी से मैंने क्या फ़ायदा लेना है। तो इस किस्म के जो हालात इस टाइम बने हुए हैं हमारे मुआशरे में, वो एक जो है जुराइम के बड़ी वजह माने जाते हैं और लोगों के घरों में रोटी पूरी नहीं हो रही, लोग अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रहे, लोग सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो रही है और उसके लिए जो जुराइम की तरफ राग़िब लोग हो रहे हैं वो ये एक बड़ा अलमिया है। तो देखें, छोटा सा झूठ और उस झूठ का अंजाम जो है वो क्या हुआ।
किस तरह से उनकी इज्जत जो है वो तार तार हुई उस ख़ानदान की, और ये जो दो क्रिमिनल थे, जो दो डाकू थे, ये किस तरह से अपने अंजाम को पहुँचे। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जो है वो कुछ पॉजिटिव इक़दामात उठाएँ। सिर्फ़ यही नहीं कि इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा देना, इनको इबरत का निशान बना देना, ये इस मामले का हल है। और जो इस किस्म के जुराइम की वजूहात हैं, उनकी निशानदेही होनी चाहिए, और उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए, ताकि आइंदा से इस किस्म के ऐसे खौफनाक जुराइम जो है उनकी रोकथाम हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।